हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के पेपर 1 का, यानी कि फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर, जो कि आपके हिंदी का है। दोस्तों, हिंदी पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि आपको बीए सेकेंड ईयर की हिंदी का चाहिए, तो हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी की आपकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है कर्मभूमि। कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध जो रचनाएं थी उनमें से एक नंबर रचना थी ये, मुंशी प्रेमचंद की कर्मभूमि। तो आइए आज हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में और मुंशी प्रेमचंद की विचारधारा के बारे में कि किस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने जो है कर्मभूमि को लिखा और उसके लिखने के पीछे उनका रीजन क्या था। जैसे कि इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, आपके सामने रहा क्वेश्चन, कि औपनिवेशिक तथ्यों के आधार पर कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन 2015 से लगातार पूछा जा रहा है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं औपनिवेशिक तत्वों के आधार पर कर्मभूमि उपन्यास क्या था। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद एक महान उपन्यासकार हैं। आदर्शवादी विचारधारा इनके उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। नो डाउट कि मुंशी प्रेमचंद बहुत ज़्यादा ही महान उपन्यासकार थे और उनके जो जितने भी उपन्यास हैं अगर आप पढ़ करके देखेंगे तो उसमें आदर्शवादिता झलकती है। वे सभी उपन्यासकारों को घटनाक्रम के रूप में, चरित्र निर्माण के रूप में और उपसंहार को आदर्श के प्रकाश में करने के लिए कायल हैं। यानी कि उनकी रचनाएं, उनके उपन्यास इस तरह से होते हैं कि वो एक सीरीज में चलते हुए रहते हैं, एक घटनाक्रम के आधार पर। उसमें चरित्रों का निर्माण किस तरह से करना है, किस तरह से उसका उपसंहार करना है, कैसे एंड करना है और उस उपन्यास के माध्यम से क्या मैसेज देना है, ये सारा कुछ एकदम क्लियर होता है, एक आदर्श रूप में होता है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद को बहुत ही महान कला जो है उपन्यासकार माना गया है। इसीलिए सेवा सदन से लेकर के कर्मभूमि तक हमें प्रेमचंद्र के विचार जो है वो सुधारवादी और आदर्शवादी दिखाई देते हैं। उनकी पहली उपन्यास जिसका नाम था सेवा सदन, वहां से लेकर के कर्मभूमि तक सफल ऐसे उपन्यास लिखते हुए हम उनके सारे उपन्यासों में देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से आदर्शवादिता को और समाज को एक सुधार लाने के लिए, सामाजिक सुधार लाने के लिए किए गए प्रयत्नों को दिखाता है। ये सारा कुछ चीजें। आइए इसके बाद जानते हैं जो ये हमारी कर्मभूमि थी, इसका कथानक क्या था। तो कथानक की अगर बात करें तो जो कर्मभूमि है ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी जो कथा है ना, वो कथा बड़ी सामाजिक है, यानी कि एक समाज को रिप्रेजेंटेट करती है ये कथा। किसी भी उपन्यास का कथानक उसका ताना बाना है, उसकी ताना बाना से लेकर के कथानक का स्वरूप प्रकट करता है। स्वाभाविकता, रोचकता, यथार्थता और मौलिकता आदि सभी इस कथानक के प्रमुख गुण रहे हैं। और इस कथानक के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने समाज में एक जो बुराई फैली हुई थी, उस बुराई के खिलाफ उन्होंने इसमें लड़ाई किया हुआ है। अगर हम बात करें आगे चरित्र निर्माण की, कि इसका चरित्र किस तरह से उन्होंने निर्माण किया, किस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है इसमें, तो कथानक वस्तु जो है इसके अनुसार पात्रों का जो संयोजन है, उनकी आकृति, उनकी प्रकृति, उनकी मनोस्थिति, उनका विचार और उनके अनुभव आदि का सजीव चित्रण करना, उनको जीवन के अनुकूल बनाना, कि जैसे लग रहा हो जो भी उन्होंने लिखा हुआ है उपन्यास, ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो जीवंत हो और जीवन में वो चल रही हो सारी चीजें। क्योंकि उन्होंने जिस टॉपिक के बारे में बात किया हुआ था वो समाज का टॉपिक था, समाज में चल रही बुराइयों के खिलाफ ही उनकी ये लड़ाई थी। ये सारे ही गुण प्रेमचंद्र जी की रचनाओं में कूट कूट कर भरे हुए मिलते हैं, जो कि उनको एक महान उपन्यासकार बनाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी रचना लिखी। और आपको भी देखना है, जैसे कि आप अभी अगर आप कॉपी में लिख रहे हो और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको इसी तरह से शुरुआत करना है जैसे इसमें शुरुआत किया गया है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको जो है एक शुरुआत करनी है, एक फाउंडेशन रखना है कि किस तरह से मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताना है। फिर उनकी कथानक, उनका चरित्र निर्माण, कि उनका चरित्र चित्रण कैसा था, इसके बारे में बताना रहेगा। तो इस तरह से आप कॉपी में भी लिखते चलेंगे। एक तरह से आप देख सकते हैं कि कॉपी किस तरह से आपको लिखनी है। नेक्स्ट है आपका संवाद एवं कथोकथन। ये क्या होता है संवाद और कथोकथन? तो उपन्यास के जो संवाद, यानी कि जो संवाद एक दूसरे से बात करते हैं या कथन अपना एक्सचेंज करते हैं, उसके बारे में बताना रहता है कि क्या इसमें बताया गया है। जब भी किसी भी उपन्यास के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से लिखने होते हैं टॉपिक्स में। तो उपन्यास के जो संवाद पात्रों के व्यक्तित्व और उनकी जो मनोस्थिति है, उनका प्रयोग जो है बड़ी सफलतापूर्वक करते हुए दिखाई दिया गया है। संवादों का तीक्ष्ण होना बहुत आवश्यक होता है, यानी कि एकदम क्लियर सटीक में बोला जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आपके सामने कि अमरकांत ने बड़े गर्व से कहा है, अगर आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें अमरकांत एक कैरेक्टर है, उसने बड़े गर्व से कहा है कि चरखा रुपए के लिए नहीं चलाया जाता, यह आत्मशुद्धि का साधन है। यार देख रहे हैं आप किस तरह से शब्दों का जो है हेर फेर करके शब्दों का तीक्ष्ण प्रयोग किया गया है।
इसके बाद हमें लिखना होता है कि जब भी जिससे भी टाइम पे ये उपन्यास लिखा गया तो उसका देशकाल और वातावरण क्या था। तो देखिए, देशकाल और वातावरण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो होता है देश के आचार विचार, वहाँ का रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन आदि सब कुछ आ जाते हैं जो है देशकाल वातावरण के अंतर्गत। क्योंकि देशगत काल के जो समसामयिक पोषिक वातावरण होते हैं, ये सारी जो घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं, वो सारी घटनाएं उसी समय के वातावरण में, देशकाल वातावरण में बन रही होती हैं। तो इसलिए देशकाल वातावरण उसी का अभाव होता है। इसके बाद अगर बात करें कर्मभूमि की, तो कर्मभूमि जो उपन्यास है ये देशकाल की जो स्थिति है उसी की दृष्टि को सफलपूर्वक जो है दिखाया गया है। क्योंकि कर्मभूमि में ग्राम और नगर का जीवन अंकित किया गया है। ग्रामों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रवृत्तियां कैसी हैं उसके बारे में बताया है। और प्रेमचंद्र ने तत्कालिक समाज में उपस्थित जो भी चीजें हैं, जैसे कि पूंजीपति हैं, उनके काले कारनामे हैं, शोषित वर्ग है जिन पर अत्याचार किया जाता है, ये सारा कुछ एक कहानी के रूप में इस तरह से बताया हुआ है कि पढ़ करके आप उसको पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, आपको उससे सीखने को भी मिलेगा। और उस टाइम पीरियड पे क्या अत्याचार हो रहे थे और क्या नहीं होना चाहिए, क्या समाज को एक अच्छा रूप देता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें इसमें कर्मभूमि में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें भाषा शैली की कि कर्मभूमि की भाषा शैली क्या है, तो प्रेमचंद्र जी ने ये जो कर्मभूमि उपन्यास लिखा हुआ है ये जनजीवन के बारे में लिखा है, ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा है। तो इसकी जो भाषा है वो साधारण जनजीवन की भाषा है, जैसे कि आमतौर पर लोग यूज करते हैं, उसी तरह की जनभाषा इसका देखने को हमें मिलता है। तथा पत्रानुकाल व देश काल की स्थिति के अनुसार ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी लैंग्वेज में बात किया जाए जिसमें कि हम अच्छी तरीके से समझ सके। इसके बाद बात आता है जब इस तरह से आपने लिख दिया कि इसके संवाद कथोकथन क्या है, वातावरण क्या था उस समय, कर्मभूमि का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में लिख दिया, उसकी भाषा शैली लिख दी, तो सबसे लास्ट में आता है कि आप इसको एंड किस तरह से करते हैं। तो एंड आपको करना होगा उद्देश्य से कि ये जो कथानक या उपन्यास लिखा गया, इसके लिखने के पीछे कवि का जो लेखक है उसका जो है विजन क्या होता है, क्या वो चाहता है, क्या इंपैक्ट लाना चाहता है। तो इसके लिए आपको उद्देश्य लिखना होगा। तो कर्मभूमि लिखने के पीछे प्रेमचंद्र जी का जो उद्देश्य था ना, वो तत्कालीन समाज की राजनीतिक स्थितियों का चित्रण करना था कि किस तरह से राजनीतिक स्थितियों या पदवियों का प्रयोग करते हुए जो बड़े लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो गरीब जनता का किस तरह से जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसी सब के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इस जो वर्ग वैषम्य है, वर्गों में अलग अलग भाव है, उसमें जनता किस तरह से जीवन जी रही है उसका चरित्र चित्रण किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हमें लिखना होगा और एंड करना होगा, हम अपने एग्जाम में अगर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त विवेचन से हमें स्पष्ट होता है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था हमें उसी क्वेश्चन के आधार पर लिखना है कि औपनिवेशिक उपन्यास के जो तत्व हैं उनके आधार पर कर्मभूमि की आपको विवेचना लिखना था। तो आप लिखेंगे कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कर्मभूमि प्रेमचंद्र जी का एक सफल उपन्यास है। इसमें पूर्ण रूपेण औपनिवेशिक तत्वों का निर्वाह ही मुंशी प्रेमचंद्र के औपनिवेशिकता का प्रतीक है। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर तो आपको 100% मार्क मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपने किसी क्वेश्चन के बारे में जो पूछा हुआ है उसको एक एक करके एक टॉपिक के रूप में आपने बता दिया है और उसके बारे में अच्छे से आपने प्रकाश डाला हुआ है। तो मार्क्स आपको मिलते हैं इन्हीं चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद के चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। और तो अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो एक बार विजिट जरूर कर लेना। आप बीए में हैं, अगर आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, जाइए, आपको प्लेलिस्ट के रूप में उस ईयर का, उस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो जाकर के एक बार विजिट कीजिए। अगर आपको वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।